तो चलो बच्चों, आज हम जैव प्रक्रम के रिवीजन में चलते हैं। तो सबसे पहले अब पढ़ते हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्लियर हो गया? सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब होता है पूरे शरीर का रक्षण। अब यहाँ जैव प्रक्रम में क्या क्या शब्द आ जाए? जैव प्रक्रम में हैं क्या बच्चों? जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन या परिसंचरण हो गया, परिसंचरण, इसके साथ इसी में आ गया पाचन। ये सभी क्या होते हैं बच्चों? अनुरक्षण के प्रक्रम। माने वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम में सबसे पहले हम चलते हैं पोषण में। पोषण क्या है? जैसे हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं, अपनी भाषा में, कि वो तो दाना खात है पोके दाना अन्य नहीं लागे। मतलब दाना जो हम भोजन करते हो हमारे शरीर में उसका उपयोग हो, अर्थात जीवों के भोजन ग्रहण करने और उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ऊर्जा प्राप्त कर मतलब शरीर में ग्रहण हो। शरीर का मतलब कि वो आपके शरीर में उसका उपयोग हो, ये नहीं कि आप खाए और आपको दस्त पड़ रही है तो बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं। क्या है? भोजन का उपयोग होना चाहिए। तो जीवों के भोजन ग्रहण करने और उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब पोषण दो प्रकार के हुए, एक हुआ स्वपोषी और दूसरा हुआ विषमपोषी। स्वपोषी मतलब स्व माने अपना, पोषी मतलब भोजन, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे कौन होते हैं? हरे पौधे। इसीलिए हरे पौधों को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। विषमपोषी, सभी विषमपोषी क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, कुछ भी होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ध्यान रखना है कि हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। अब हरे पौधे उत्पादन कैसे करते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं कि हम खाना बनाते हैं या मम्मी खाना बनाती है, वो गलत है। मम्मी खाना पकाती है, भोजन बनाता कौन है? केवल पौधे भोजन बनाते हैं, बाकी और कोई जीव नहीं बनाते। तो सबसे पहले हम चलते हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण में। इसका पहले हम डायरेक्ट समीकरण बता रहे हैं। 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश, हरित लवक क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि परीक्षा में इस तरह भी प्रश्न पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए अवयवी कच्चे पदार्थ कौन से हैं या वांछित घटक कौन से हैं? तो आपको उत्तर क्या देना है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, हरित लवक। ठीक है? ये नहीं कि आप लोग उपरोक्त तो सभी याद कर लेते हैं, परीक्षा में जब आता तो गड़बड़ कर देते, ये नहीं करना। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा भी इसी से बनेगी बच्चों। हरे पौधे सूर्य का प्रकाश, हरित लवक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। हरे पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, इसमें सूर्य के प्रकाश और हरित की लवक की उपस्थिति में उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर हो गया? आपकी गाइड में यहाँ पर 673 किलो कैलोरी दिया है, वो गलत है। ठीक है, उसको ध्यान रखना, वो नहीं होगा। इसके बाद अगला आ गया बच्चों, हम दूसरे प्रक्रम में चलते हैं, श्वसन। श्वसन में श्वसन है क्या? पहले इस पर चर्चा करते हैं। श्वसन, आप एक प्रश्न इसके पहले पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया वाले पाठ में कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो क्या शब्द आया उसमें? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी की परिभाषा आपको पता है, उसका उत्तर आपने पहले से याद किया है कि श्वसन एक मंद दहन अभिक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों के दहन के पश्चात ऊर्जा ATP के रूप में प्राप्त होती है। सेम यहाँ पर परिभाषा वही लिखना है कि ऐसी मंद दहन अभिक्रिया जिसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है या पूर्ण दहन होता है, दहन के पश्चात ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके दो प्रकार, निःश्वसन और निःश्वसन। संयुक्त रूप से इसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। निःश्वसन मतलब अंदर की ओर प्रवेश करना। तो हम वायुमंडल से कौन सी गैस प्राप्त करते हैं? ऑक्सीजन मूल रूप से प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है। ऐसा नहीं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। तो निःश्वसन की परिभाषा माने अंदर प्रवेश करना, माने ऑक्सीजन को अंदर लेना, क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। निःश्वसन क्या है? कि बाहर धकेलना। बाहर धकेलना मतलब जो हमारे अंदर गैस है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर धकेलने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं।
लेकिन इसकी पूरी डिफिनीशन के रूप में कैसे आपकी किताब में दिया है कि जब डायफ्राम नीचे गिरता है तो हमारा फेफड़ा क्या होता है, फूल जाता है। जैसे फेफड़ा फूल जाता है तो जगह बन जाती है, तो बाहर से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़े के अंदर जाती है, ऑक्सीजन वहाँ पर रक्त से संयोग करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिलाकर पूरे शरीर में जाती है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फिर से बाहर निकाल देती है। इस क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। निःश्वसन क्या है कि जब डायफ्राम ऊपर उठता है, डायफ्राम ऊपर उठता है तो हमारा फेफड़े क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने के पश्चात उसका आयतन कम हो जाता है। जैसे आयतन कम हुआ तो गैस बाहर की ओर निकलती है। निकलने की इस क्रिया को हम निःश्वसन कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम बताते हैं आक्सी और अनाक्सी श्वसन। आक्सी श्वसन क्या है बच्चों, डायरेक्ट हम सूत्र से ही बता रहे हैं। ये पहला नंबर यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर लिखा है O2, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को आक्सी श्वसन कहते हैं या इसी को वायवीय श्वसन कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लिखा है समीकरण में, उसमें यह ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। पहला हो गया। दूसरा नंबर में इसी में दूसरा क्या लिखो, कुछ भी आप याद कर सकते हैं, क्रम में कुछ भी होगा। दूसरा है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण पाचन होता है, माने ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है। अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। 2 याद हो गए। तीसरा, ग्लूकोज के दहन के पश्चात अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी बनते हैं। इसमें क्या हो गया, अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के अपूर्ण दहन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल। 3 अंतर हो गए। चौथा आप लिख सकते हैं कि ग्लूकोज के पूर्ण दहन होने के कारण अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें लिखेंगे अनाक्सी श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। या तो याद हो तो आप पूरा भी लिख सकते हैं कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इधर लिख सकते हैं 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। क्लियर हो गया। इसी ATP के रूप में इसको कैसे लिखते हैं, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण दहन से 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण दहन से 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। अब अगला चीज़, ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती कहाँ है, क्या होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य। तो इसका उत्तर क्या हो गया अगला, ऑक्सी श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया एवं कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। अनाक्सी श्वसन की क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। इस प्रकार आप ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर पर्याप्त याद कर लेंगे। अगला है बच्चों, इसमें बता देते हैं अपरिवहन में जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम एवं फ्लोएम ये दोनों क्या है, पौधों के वहन तंत्र के भाग हैं। तो जाइलम क्या करता है बच्चों, जड़ से, चित्र भी इसीलिए बना दिए हैं, जड़ से पत्ती की ओर। अब बताओ, हम कहते क्या है कि खादी पानी दे दो, मतलब खादी का मतलब कि खाद क्या हो गया, खनिज लवण, और पानी का मतलब जल। तो जाइलम क्या करता है, जल एवं खनिज लवण का, जल एवं खनिज लवण का संवहन जड़ से पत्ती की ओर करता है, क्योंकि पत्ती भोजन बनाती है। फ्लोएम क्या हो गया बच्चों, अब भोजन बन गया तो पत्ती भोजन का संवहन पत्ती से पौधे के सभी भागों में करती है। मतलब जाइलम का काम है जल का संवहन और फ्लोएम का कार्य है भोजन का संवहन। क्लियर हो गया। इसके बाद अगला हम चलते हैं सिरा और धमनी में अंतर। तो पहला, धमनी क्या होती बच्चों, जो हृदय से रक्त लेकर के, क्योंकि रुधिर वाहिका है तो क्या लेंगे, रक्त। परिभाषा क्या बना सकते हैं आप, ऐसी रुधिर वाहिका जो हृदय से रक्त लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है उसे धमनी कहते हैं। सिरा के में क्या उसी का जस्ट उल्टा, कि सिरा क्या है, ऐसी रुधिर वाहिका जो शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त ले करके हृदय तक पहुंचाती है उसे सिरा कहते हैं। एक परिभाषा भी हो गई और एक अंतर हो गया। इसके बाद अंतर याद करने के लिए एक छोटा सा टिप्स बता दिए हैं। मोला का नहीं आग, मो का मतलब मोटी से है, ला का मतलब लाल से है, का मतलब
कपाट से है, आ का मतलब आयतन से है, गा का मतलब गहराई से है, शुद्ध भी एक जोड़ सकते हैं, कई अंतर बन जाते हैं। तो अब इसमें पहला अंतर आप परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरा अंतर क्या हो गया कि धमनियाँ मोटी, मांसल और इलास्टिक होती हैं। उसका उल्टा मोटी का उल्टा पतली होता है। तो क्या सिराएँ क्या लिखोगे? सिराएँ पतली, इलास्टिक और मांसल होती हैं। धमनियाँ लाल रंग की दिखती हैं या दिखाई देती हैं। ठीक है, धमनियाँ लाल रंग की दिखाई देती हैं। तो सिराएँ नीले रंग की दिखाई देती हैं। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। पी का मतलब प्रेजेंट, पाए जाते हैं। यहाँ पर नहीं के साथ आग भी है, आ भी है, मतलब धमनियों का आयतन नहीं बदलता, सिराओं का आयतन बदलता रहता है। धमनियाँ शरीर में गहराई में पाई जाती हैं। सिराएँ शरीर की ऊपरी सतह में पाई जाती हैं। और बढ़ जोड़ सकते हैं, जैसे शुद्ध लिखे हैं तो धमनियों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन होने के कारण शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, सिराओं में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होने के कारण अशुद्ध रक्त बहता है। तो इतना भी आप लिख सकते हैं, पर्याप्त है कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। इस प्रकार 7 अंतर हो गए, कम से कम आपको 5 याद होने चाहिए। ठीक है, आज इतना ही इस वीडियो में, अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करें।